Good morning students, how are you all? Dear students, today we are going to start our new chapter number 5, that is periodic classification of elements. As you know, we have studied about metals and non-metals in chapter 3rd. So you have somewhat related information regarding this chapter. So let us start this chapter, periodic classification of elements. There are 118 elements known. अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स नोन है, मतलब कुछ बुक्स में 114 एलिमेंट्स गिवन है. तो 4 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर रिसेंटली एंड दीज एलिमेंट्स वर मैन मेड एलिमेंट. ठीक है, तो आउट ऑफ विच टोटल 114 एलिमेंट्स में 118 एलिमेंट्स में से 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, वेरी फ्यू आर मेटलॉइड्स. उनमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है. तो आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स वेरी फ्यू जो है वो मेटलॉइड्स हैं एंड रेस्ट आर मेटल्स. जो एलिमेंट मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, उनके बारे में आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर में. मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल सॉलिड स्टेट में होती है, उनमें डक्टिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी होती है और सोनरस प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है. तो इनका अपोजिट या रिवर्स जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल्स की होती है. मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स which consist of both properties of metals and non metals. जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है वो मेटलॉइड्स होते हैं. तो वेरी फ्यू एलिमेंट्स हैं. अब जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें सबसे पहले है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, उनको ग्रुप में इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ी. सो देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डू केमिस्ट नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. जो केमिस्ट हैं, जो रसायन शास्त्री हैं, उनको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी. तो आंसर क्या है इसका, केमिस्ट नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स फर्स्ट ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट वाज डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. देखो क्या, जैसे जैसे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो एलिमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको याद रखना और उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ये ज्यादा डिफिकल्ट था. सो देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग नीड टू फाइंड सम पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स. तो इसका मतलब क्या है कि जब उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना और उनकी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट था, तो तब जो है हमें किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग, मतलब हमें कैसे कुछ ऐसे पैटर्न की, ऑर्डर की, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के पैटर्न की जरूरत थी, स्ट्रॉन्ग नीड थी, ताकि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आसानी से ग्रुप किया जा सके, उनको ग्रुप में इकट्ठा किया जा सके. यानी कि जिस पैटर्न के बेस पर प्रॉपर्टीज सिमिलर एलिमेंट्स के एटम हैं उनको एक ग्रुप में किया जाए और डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रखा जाए. तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग नीड थी वहां पर. सेकेंड, अगर एलिमेंट्स को ग्रुप में करते हैं तो देखो इट वाज इजी टू स्टडी एंड रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज ए ग्रुप, नॉट एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट, नॉट एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट. तो जो एलिमेंट थे उनको ग्रुप वाइज, मतलब जो एक जैसी प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट थे उनको ग्रुप के अकॉर्डिंग याद रख पाना आसान था और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना आसान था. बट एज एन इंडिविजुअल एक ही एलिमेंट को, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना और उनको ऑर्गेनाइज करना, उनकी स्टडी करना वो मुश्किल था. तो इसीलिए एटम जो एलिमेंट्स हैं उनको एज ए ग्रुप से जाने लगा. एज ए ग्रुप से अगर उनको ज्यादा स्टडी करें तो ज्यादा अच्छा था. इसीलिए हमें एलिमेंट्स को ग्रुप में करने की जरूरत पड़ी, क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी है. तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, दैट वाज डन बाय एंटोन लेवोजियर. ठीक है, एंटोन लेवोजियर जो है इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी माना जाता है. ठीक है, हु क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन टू ग्रुप, जिसने एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, दो ग्रुप में डिवाइड किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है इनकी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखें
जो क्लासिफिकेशन की गई थी, जो स्टार्ट की गई क्लासिफिकेशन मोस्टली एटॉमिक मास के बेस पर की गई थी। क्यों की गई थी? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं दूसरे एलिमेंट के एटम से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। किस बेस पर? उनके एटॉमिक मासेस के बेस पर। तो इसीलिए देयरफॉर अर्लियर अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वर बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक मासेस। इसीलिए शुरू में जो क्लासिफिकेशन के लिए जो प्रयास किए गए वो एटॉमिक मास के बेस पर किए गए। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज डोबेराइनर ट्राइड्स। डोबेराइनर ट्राइड्स, ट्राइड डोबेराइनर ट्राइड टू क्लासिफाई, ट्राइड अलग ट्राइड। डोबेराइनर tried to classify the elements in a group of 3 elements called as triads. डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में क्लासिफाई करने की कोशिश की। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को क्या बोला गया? ट्राइड्स नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू हिज क्लासिफिकेशन, डोबेराइनर की क्लासिफिकेशन के अनुसार इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ये पाया गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वाज रफली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, दैट इज सेकंड एलिमेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है उसने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, उसको नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है तो उसको हम एवरेज निकालते हैं ऐसे। जैसे मान लो 5 और जो है 7 है, इन दोनों का एवरेज अगर निकाले तो क्या होगा? 5 + 7 डिवाइड बाय 2, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना 2 है और सम कितना 5 + 7 12, तो 12/2 कितना हो जाएगा? 6। तो एवरेज यहाँ पे कितना है? 6 आया है। ऐसे ही जो फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट था उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकाला और ये पाया गया कि जो बीच वाला एलिमेंट है उस एलिमेंट के एवरेज उस एलिमेंट के बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के रफली इक्वल था। एग्जैक्ट इक्वल नहीं था, रफली इक्वल था। एग्जैक्ट सभी केस में नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे बोल दिया कि एग्जैक्ट इक्वल था तो सभी केस में एग्जैक्ट इक्वल नहीं आता। जैसे कि एक जो ट्राइड है लिथियम सोडियम पोटासियम, उस केस में इक्वल लगभग इक्वल आता है। अगर हम 7 वैल्यू देते लिथियम के मास की तब जो एग्जैक्ट इक्वल आ जाते हैं। तो रफली इक्वल बोला गया और ये पाया गया कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास की जो वैल्यू है मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के रफली इक्वल था। ठीक है, तो कोई एग्जांपल्स क्या क्या ट्राइड्स की? लिथियम सोडियम पोटासियम, किसी बुक में ऐसे लिखेंगे लिथियम सोडियम पोटासियम, ऐसे भी लिखेंगे, हमने ऐसे लिखा है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, उसके बाद है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। अब ये देखो कि कैसे ये एलिमेंट जो ट्राइड्स को कैसे फॉलो करते हैं। जो स्टेटमेंट इसने दी है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास था वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के रफली इक्वल था या इक्वल था। ठीक है, तो हम लिथियम सोडियम पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं। लिथियम है Li, सोडियम है Na और पोटासियम है K। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो इनके एटॉमिक मास लिखेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास ही जो है इनके वो क्या क्या, लिथियम का एग्जैक्ट तो 6.9 होता है बट इसमें 7 ले लेते हैं, नियर अबाउट 7 लेते हैं। सोडियम का 23 होता है, पोटासियम का 39 होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 7 + 39 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 23। and you can say you can see that this average atomic mass was equal to atomic mass of middle element। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो एवरेज एटॉमिक मास था, एवरेज एटॉमिक मास किसका? ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड जो था किसके बराबर था? एटॉमिक मास ऑफ
मिडल और सेकेंड एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं ये ट्रायड को फॉलो करता है, ट्रायड की कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन है, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, ब्रोमीन जो है Br है, और आयोडीन जो है आयोडीन I। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है, ब्रोमीन का जो होता है 80 होता है, 79.9 होता है, 80 ले लेते हैं। यहाँ पर आयोडीन का हमारे पास 126.9 होता है, हम इसको 127 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ किसका, Cl एंड I, ये कितना हो जाएगा 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 है, और ये 162.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 81.25, दैट इज इक्वल टू 81.25। this value of average atomic mass, this value of average atomic mass was roughly equal to, roughly या nearly equal to किसके बराबर थी, atomic mass of, nearly equal to atomic mass of middle element। क्लियर है? तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, 3 ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट है, दिस ऑल्सो फॉलो द डोबराइनर क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या थी इसकी, इस क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस, कमियां क्या थी, लिमिटेशंस ऑफ डोबराइनर ट्रायड। क्या है लिमिटेशन ऑफ डोबराइनर, DOBEREINER डोबराइनर्स ट्रायल्स। तो ये क्या थी, आउट ऑफ नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम, उस टाइम पर जो नॉन एलिमेंट थे, only few elements, that is 4 triads were possible, rest of the elements were not fitted into his classification. So this was the limitation of डोबराइनर ट्रायड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। Today, this is enough for today. Thank you and have a nice day.